नमस्कार। मैं पिंकी रमोल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक राष्ट्र एक चुनाव। क्या मात्र एक जुमला या शिगुफा? एक राष्ट्र एक चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है एक। परंतु क्या भारतीय परंपराओं या हिंदू धर्म में एक इतना पवित्र या वांछनीय है? क्या भारत में एक संस्कृति, एक भाषा, एक धर्म, एक नस्ल, एक जाति, एक खान पान, एक शक्ल है? क्या हिंदू धर्म एक ही ईश्वर को मानता है? क्या एक को रोमांटिक या पवित्र और वांछित बनाने का प्रयास किया जा रहा है? सदियों से भारत की विविधताओं में एकता की सराहना की जाती रही है। हमारा देश विविधताओं का संगम है। भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद ही विविधता में है। विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव इस विविधता को बनाए रखते हैं और हर राज्य की अपनी अपनी प्राथमिकताओं को सामने लाने का अवसर देते हैं। यदि हम एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को लागू करते हैं तो क्षेत्रीय मुद्दों पर भी ध्यान कम हो सकता है और राष्ट्रीय मुद्दे हर चुनाव पर हावी हो सकते हैं। इससे लोकतंत्र की असली भावना को आघात पहुंचेगा। यह व्यवस्था संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ जाती है। यह संघीय ढांचे की आत्मा के विपरीत है, जहां राज्यों की अपनी स्वायत्तता और मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार है। भारत के संविधान के अनुसार सरकार के 3 स्तर है: संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। लोकतांत्रिक रूप से इन तीनों स्तरों के चुनाव महत्वपूर्ण है। वन नेशन वन इलेक्शन को थोपने का प्रयास किया गया है, जो कमेटी की संरचना से ही स्पष्ट हो जाता है। क्या पूर्व राष्ट्रपति को एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष बनना चाहिए था? यह एक वाजिब प्रश्न है। शायद एक पूर्व राष्ट्रपति को किसी राजनीतिक कमेटी का अध्यक्ष बनना सर्वथा अनुचित है। वैसे भी इस समिति का निष्कर्ष तो पूर्व निर्धारित था। उसने केवल इसके पक्ष में कुछ तर्क पेश करने और एक रोड मैप तैयार करने का प्रयास किया, जिसमें संविधान में आवश्यक संशोधनों के बारे में सुझाव भी शामिल है। समिति की सिफारिशों की गुणवत्ता हास्यास्पद और हैरान करने वाली है। समिति की सिफारिशों के अनुसार भी एक राष्ट्र एक चुनाव एक घोर मिथ्या है और लोगों को भ्रमित एवं गुमराह किया जा रहा है। कमेटी केवल एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनावों की बात कर रही है, पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनावों की बात नहीं कर रही है। इससे तो देश वर्तमान के एक राष्ट्र 3 चुनाव से एक राष्ट्र 2 चुनाव की तरफ ही बढ़ पाएगा, ना कि एक राष्ट्र एक चुनाव। वैसे भी यदि लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाती है तो फिर चुनाव होगा। हालांकि शेष कार्यकाल के लिए तो ये कौन सा एक राष्ट्र एक चुनाव हुआ। वैसे भी भारत का चुनाव आयोग विगत कुछ वर्षों में किसी भी चुनाव को कितने चरणों में और कितने दिनों व महीनों में करवा पा रहा है, यह ध्यान देने योग्य है। क्या चुनाव आयोग वास्तव में अपनी जिम्मेदारियों का उचित तरीके से निर्वहन कर पा रहा है और क्या यह वास्तव में स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है? शायद
चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया और इसकी स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण चुनावी सुधार है, जिस पर सरकार और उसके द्वारा मनोनीत चुनाव आयुक्त आशा के अनुरूप मौन है। चुनाव आयोग की निरंतर बदतर होती स्थिति भारतीय लोकतंत्र और संविधान के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसीलिए इस पर कमेंट करते समय हम अत्यधिक संयमित रहने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थक इस बात पर जोर देते रहे हैं कि भारत के शुरुआती वर्षों में एक साथ चुनाव करवाना मानक प्रथा थी, जिसमें देश के मतदाताओं ने पहले 4 चुनावों में वर्ष 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ मतदान किया। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए पहला आम चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित किया गया था। लेकिन हमें समझना होगा कि सबसे पहले तो यह महज एक संयोग था। उस समय भी यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं था। यह एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर था और संभवतः एक साथ चुनावों ने इस पार्टी के प्रभुत्व को और बढ़ावा दिया। शायद उस समय भी लोकतंत्र के सिद्धांतों की दृष्टि से यह वांछनीय नहीं था। निश्चित रूप से यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अलोकतांत्रिक होगा यदि हमारा देश एक राष्ट्र एक चुनाव से तानाशाही और अधिनायकवादी एक पार्टी और एक नेता की ओर बढ़ जाए। इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के इस दौर का एम्पिरिकल विश्लेषण तथा सामाजिक एवं आर्थिक डाटा यह स्पष्ट करता है कि एक साथ चुनाव कराने के देश को कोई लाभ या फायदे प्राप्त नहीं हुए थे। वास्तव में यह दौर दुनिया भर में हिंदू विकास दर के नाम से बदनाम रहा। यह स्पष्ट है कि राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास के बीच कोई प्रत्यक्ष सहसंबंध या कारणात्मक संबंध नहीं है। ना जाने फिर किस काल्पनिक फायदे की बात की जा रही है। जो व्यक्ति भारतीय इतिहास के इस दौर की कटु आलोचना करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, वही लोग अब एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे के अपने दावों को सही ठहराने के लिए इस दौर की बार बार बातें कर रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव शायद मात्र एक जुमला या शिगुफा है जो देश को उसके समक्ष मुख्य चुनौतियों एवं समस्याओं से ध्यान भटका रहा है। क्या इसका हश्र भी कुख्यात नोटबंदी की तरह तो नहीं होगा, जिसके बारे में आज उसका कोई भी पूर्व समर्थक बोलने को तैयार नहीं है। नोटबंदी से असंख्य फायदे प्राप्त होने का दावा किया गया था, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। उल्टा देश को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ा। एक राष्ट्र एक चुनाव भी एक ऐसी दवाई प्रतीत हो रही है जिसे मर्ज के निदान यानी डायग्नोसिस के बिना जबरन देश को खिलाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी एक विफल प्रयोग रहा, एक राष्ट्र एक चुनाव भी उसी प्रकार का प्रयोग प्रतीत होता है। इसके पक्ष में कोई मजबूत आर्थिक तर्क नहीं है। उच्च अधिकारी प्राप्त समितियों ने केवल कुछ काल्पनिक अनुमान दिए हैं जो घोर अवास्तविक मान्यताओं पर
आधारित है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि इससे धन और समय की बचत होगी। अगर हम सिर्फ चुनाव के अर्थशास्त्र पर ध्यान दें तो सबसे सस्ता या लागत कम करने वाला उपाय यही होगा कि कोई चुनाव ही ना हो। इससे देश तानाशाही की ओर बढ़ जाएगा। सच तो यह है कि चुनाव पर होने वाला खर्च देश की कुल जीडीपी का बहुत ही छोटा हिस्सा है। इससे कहीं ज्यादा व्यय तो सरकारें अपने विज्ञापनों में कर देती है। वैसे भी एक साथ चुनाव करवाने के लिए ईवीएम और वीवीपैट की अधिक जरूरत होगी, जिस पर काफी लागत आएगी। एक साथ चुनाव के लिए आवश्यक अतिरिक्त अधिकारियों और सुरक्षा बलों की भी जरूरत पड़ेगी, जो एक बड़ी चुनौती होगी। इन लागतों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, परंतु क्या हम लोकतंत्र में केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही निर्णय ले सकते हैं? लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव कराना नहीं है, बल्कि जनता की आवाज सुनना और उसे समय समय पर उसकी समस्याओं का समाधान देना है। सरकार को चुनावी खर्च घटाने के लिए जो वास्तव में करना चाहिए वो नहीं कर रही है। पिछले चुनावों में सरकार, उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों द्वारा कुल 60,000 करोड़ रुपए चुनाव पर खर्च हुए थे। इसका मुख्य कारण है कि देश में राजनीतिक पार्टियों के खर्च पर कोई सीमा नहीं है। व्यक्तिगत उम्मीदवार के चुनावी व्यय पर सीमा है। राजनीतिक पार्टियों की व्यय की सीमा तय की जानी चाहिए। खर्च 60,000 करोड़ से घटकर 6,000 करोड़ हो जाएगा। अगर वास्तव में यही मकसद था तो इसे कर लीजिए। इसके साथ ही सत्तारूढ़ दल को चुनावों की घोषणा से पूर्व सरकारी खर्च पर पार्टी के प्रचार से सैद्धांतिक रूप से बचना चाहिए। क्या हम अपने राजनेताओं से ऐसे नैतिक आचरण की उम्मीद कर सकते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री इस संबंध में एक नई शुरुआत करेंगे। सबसे ज्यादा उद्धृत तर्क शासन व्यवस्था यानी गवर्नेंस है, लेकिन यदि सही से समस्याओं का निदान या डायग्नोसिस किया जाए तो पता चलता है कि शासन की विफलताओं और विसंगतियों का असली कारण दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, अक्षम प्रशासन और राज्य स्तरीय चुनाव प्रचार में पार्टियों एवं मंत्रियों की अतिशयता है। कहा जाता है कि चुनावों के दौरान देश भर में नीतिगत पक्षाघात यानी पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, परंतु यह विकृत तर्क है। संपूर्ण देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता केवल लोकसभा के आम चुनाव के दौरान ही होता है। अन्य किसी भी चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केवल उसी राज्य में लगता है जहां चुनाव होता है। वैसे भी 4.5 साल सत्ता में रहने के बाद भी आखिर ब्राइट आइडिया चुनाव के 2 हफ्ते पहले ही कैसे आ जाते हैं? जब बात देश हित की होती है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान भी कई चीजें चुनाव आयोग से पूछ कर भी लागू की जा सकती है और चुनाव आयोग इसके लिए अनुमति भी देता है। स्पष्ट रूप से प्रस्ताव का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि पूरे 5 साल तक असंतोष व्यक्त करने के लिए कोई चुनावी तंत्र नहीं है। अभी 5 वर्ष में कम से कम 3 बार तो नेता आपके और हमारे गांव घर द्वार हाथ जोड़कर तो आते हैं। बार बार होने वाले चुनाव नेताओं को जनता से जोड़कर रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं
कि वे जनता की आवश्यकताओं और मुद्दों को समझें और उन्हें पूरा करें। मतदाता में कोई थकान नहीं है। जैसा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के कुछ समर्थकों द्वारा गलत दावा किया जा रहा है, वास्तव में जनता बार बार चुनाव से खुश है, क्योंकि जनता के पास ज्यादा कोई ताकत नहीं है, सिर्फ वोट की ताकत है। वोट की ताकत होती है तो उसके बाद नेता बार बार आता है, हाथ जोड़ता है, वरना कितनी बार आपने देखा है कि 5 साल के लिए सांसद गायब है और लोगों को पोस्टर लगाने पड़ते हैं गुमशुदा की तलाश। यूथ पार्लियामेंट में एक लड़की का नारा था, जब जब चुनाव आता है गरीब के पेट में पुलाव आता है। बार बार चुनाव होने से ज्यादा भारतीय चुनावों में और भी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। धार्मिक भावनाओं को भड़काना, धन व बल का दुरुपयोग और चुनावों के बाद दल बदल, जिसे आज का मीडिया विभिन्न ऑपरेशन के नाम से प्रचारित और प्रसारित करता है और चाणक्य नीति कहकर प्रोत्साहित करता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए जरूरी चुनावी सुधार करने की आवश्यकता है। चुनावों में संसद में ऐसे बहुत से छोटे छोटे सुधार हैं जो कम जोखिम वाले हैं और लोकतंत्र के लिए बहुत लाभकारी हैं। इन्हें पहले आजमाया जाना चाहिए। इनके लिए विभिन्न छोटे छोटे कदम उठाने की आवश्यकता है, ना कि एक मेजर सर्जरी की, जिसमें हमें यह भी नहीं पता कि इलाज होगा या स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। यह भारतीय राजनीति और शासन की सभी समस्याओं के लिए रामबाण नहीं है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और जनता के बीच संवाद की प्रक्रिया होती है, जिससे सरकारें अपने कार्यों की समीक्षा करती है और जनता को जवाबदेही देती है। अगर सभी चुनाव एक साथ होंगे तो यह समीक्षात्मक प्रक्रिया कमजोर हो जाएगी और जनता की आवाज कमजोर हो सकती है। क्या हम वाकई में एक ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जहां जनता की समस्याएं दरकिनार हो और केवल सत्ता का खेल खेला जाए? कुछ लोग एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए विधि आयोग की कुछ रिपोर्ट का हवाला देते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि विधि आयोग ने केवल कानूनी पहलुओं पर ध्यान दिया है, व्यवहारिक पहलुओं पर नहीं, और इसके पक्ष में कोई ठोस सबूत भी नहीं दिया है। इसके अलावा उसने कई अन्य चुनावी और प्रशासनिक सुधारों का सुझाव दिया है, जिन्हें आसानी से नजरअंदाज किया जा रहा है। पहली नजर में यह एक आकर्षक और सुविधाजनक समाधान लगता है, लेकिन इसके पीछे कई गंभीर चुनौतियां और समस्याएं हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए प्रस्तावित संशोधनों को पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान सरकार के पास नहीं है। यह बहुत ही निंदनीय होगा यदि पिछली बार की तरह विपक्षी सांसदों को सामूहिक रूप से निलंबित करने के बाद संशोधन पारित किए जाते हैं। एक बार जब यह विधेयक भारत के राष्ट्रपति द्वारा पारित और अधिसूचित कर दिया जाएगा, तब भी इसकी बहुत अधिक संभावना है कि इसे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भारतीय संविधान के मौलिक आधारभूत ढांचे का घोर उल्लंघन करता है। संविधान के मूल ढांचे पर हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। यदि इसे क्रियान्वित किया जाता है
तो यह अल्पावधि में विनाशकारी होगा, क्योंकि समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कई विधानसभाओं के कार्यकाल को अलोकतांत्रिक तरीके से कम किया जाएगा, जो देश के संघीय ढांचे पर चोट होगी। ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है कि चुनी हुई सरकारें भंग कर दी जाएगी? 2029 में जब ये होगा तो 17 ऐसी राज्य सरकारें होगी जिनके करीब करीब 2 या 3 साल बचे होंगे। तो उन सरकारों को भंग करने का अधिकार आपको किसने दिया? क्या यह जनादेश का अपमान नहीं है? हम ऐसे उपाय से क्या लाभ की उम्मीद कर सकते हैं जो अपने आरंभ में ही अलोकतांत्रिक और विकृत हो? इसलिए साथियों, वन नेशन वन इलेक्शन एक आकर्षक विचार हो सकता है, लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो ये लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने वाला साबित हो सकता है। हमें सावधान रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो हमारे लोकतंत्र की विविधता, स्वतंत्रता और जवाबदेही को नुकसान पहुंचाए। संविधान की प्रस्तावना का पहला कथन हम भारत के लोग से आरंभ होता है। यह संविधान भारत की जनता, हम आप द्वारा स्वयं को दिया गया उपहार है। ये प्रबल रहे, सबल रहे, कभी अपंग ना बने। जय हिंद, जय संविधान।